हमने जो किया है वो मैं गिना सकता हूँ। हाँ कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? जी, संकोच है थोड़ा सा। पूर्व विधायक जी का विरोध किया। आपने सरपंची का फॉर्म भरा और फिर प्रचार भी किया, उसके बाद 2-3 दिन बाद आपने। नमस्ते दोस्तों, एरिया अपडेट खास बातचीत में आप सबका स्वागत है। आज हमारे बीच में ऐसे शख्स आ रहे हैं जो अपने आप में इंस्पिरेशन है, जो गांव की छोटी सी बड़ी समस्याओं को वो सॉल्व करते हैं। आज हम उनका स्वागत करते हैं, नितिन भैया जी। नमस्कार। वो हमारे बीच में आज ऐसे शख्स मौजूद है जो अपने आप में भैया जी, आप अपने जीवन परिचय कुछ बताएं कम शब्दों में। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मेरे 2 नाम हैं। मेरा जो डॉक्यूमेंट्स में नाम है भगवान सिंह धाकड़ के नाम से लोग जानते हैं मुझे, और निकनेम मेरा नितिन है। ज़्यादातर लोग नितिन के नाम से भी जानते हैं। जी भैया। ये और परिचय का ये है कि लगभग 2-3 वर्ष हुए हैं मुझे अभी वर्धा में आए। इससे पहले मैं इंदौर रहता था, तो काफ़ी कम लोग मुझे वर्धा के लोग जानते थे, आस-पास के लोग जानते थे। पर वहाँ से जैसे ही वर्धा आया, वहाँ से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी किया हुआ है एग्रीकल्चर से। इसके बाद मैंने वहाँ जॉब भी की कुछ टाइम। कोविड के कारण जॉब छोड़कर मुझे वर्धा आना पड़ा और अब यहाँ हूँ। भैया जी, आप इंदौर से आने के बाद गांव के लिए सेवा भाव कैसे जागा, आप बताना चाहेंगे? जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा। देखिए, मैं 2021 की बात है जब मैं कोविड के बाद वर्धा आया था अच्छा। जॉब को रिज़ाइन करके। तो उसके बाद जब मैं वर्धा आया और मैंने अपने गाँव को अच्छे से जाना, लोगों से मिला, तो कुछ मूलभूत सुविधाएँ जो नहीं है वर्धा में, जी। जो विकास होना चाहिए था उस हिसाब से विकास नहीं हुआ। उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई। तो सर्वप्रथम मैं जब मेडिकल रिलीफ़ जैसे ही मिला मुझे, उसके बाद मैंने सबसे पहले पंचायत में जाके लगभग 50 लड़के ले जाकर एक आंदोलन किया था कि गाँव में गौशाला नहीं है, तो सर्वप्रथम गौशाला बनवाई जाए। वर्तमान विधायक थे उस टाइम रुद्र प्रताप सिंह। जी भैया। अपने गाँव के जो प्रधान हैं सरपंच महोदय, उन्होंने उनसे डायरेक्ट मेरी बात भी करवाई अच्छा। और उन्होंने बोला कि ठीक है, हम देखते हैं। शुरुआत वहीं से हुई थी। इसके बाद कुछ मुद्दे मुझे गाँव के मिलते गए हाँ। और ये संघर्ष की कहानी आगे तो बढ़ती। आपने बिजनेस का नहीं सोचा कि अपन बिजनेस डाल लेते हैं, अच्छा सा रहेगा, दुकान वगैरह डाल लेते हैं, ऐसा कुछ मन नहीं हुआ? देखिए, बिज़नेस बिल्कुल मेरे मन में था और बिज़नेस मैंने किया भी, पर चूँकि मैं पढ़ा लिखा हूँ हाँ। और यदि मैंने जॉब छोड़ी है और मेरी पढ़ाई को मैं अपने गाँव के प्रति नहीं लगा सकता, तो फिर मैं नहीं मानता कि मेरी पढ़ाई का कोई औचित्य होगा। तो मैंने अपने बिज़नेस के साथ-साथ सर्वप्रथम मैंने भाव था एक गाय पालने का, हाँ। तो मैंने सबसे पहले डेयरी फार्म खोला। वैसे भी सब लोग गाय को माता मानते हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो ये है कि मैंने उसको डेयरी फार्म खोला जिसमें सेवा के साथ-साथ मेरा बिज़नेस का पर्पस भी था अच्छा। और उसमें मैं सक्सेस भी हुआ। उसके बाद मैंने भारतीय अपना जो केंद्र सरकार है, उसने एक योजना निकाली है किसानों के लिए, एफपीओ, जिसमें किसान उत्पादक संगठन है। उसके माध्यम से मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया और बरदा समृद्ध फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का मैंने एक कंपनी का पंजीयन कराया। अच्छा। जिसमें मैंने आसपास के 5 गाँव से 300 किसान जोड़े अच्छा। और उनके लिए खाद, बीज, दवाई, मिट्टी परीक्षण जैसी सुविधाएँ अपने वर्धा में उपलब्ध कराईं और वो अभी तक भी चल रहा है। और मेरा ये था कि मंडी का लाइसेंस भी यहाँ पर शमशाबाद मंडी का लाइसेंस भी लिया, जिससे किसानों को अच्छे दाम मिल सकें, क्योंकि हम यहाँ से बाहर बेचते हैं, तो यहीं घर पे खरीद वैसे भी लेते हैं। गाँव में विकास कम होता रहता है। जी। देखिए, विकास का ऐसा है, मैंने आपको बताया, आपने मुझे पूछा कि आपने सेवा भाव क्यों आया, जॉब क्यों नहीं की? तो जॉब से बेहतर मैंने सोचा कि स्वयं का बिज़नेस करें। तो बिज़नेस साथ में चलता है, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ़ किसी विकास के पीछे ही पड़ा हूँ या कोई शिकायत-शिकवाई कर रहा हूँ, हाँ। ऐसा नहीं है। मेरा खुद का व्यापार है, व्यापार भी करता हूँ अच्छा। और लेकिन एक ज़िम्मेदार नागरिक युवा होने के नाते मैं मानता हूँ कि मेरी ज़िम्मेदारी है, गाँव में यदि कोई चीज़ गलत होती है, कोई मुद्दे हैं, उनको यदि मैं नहीं उठाऊँगा, तो फिर ऐसे सभी युवक कतराते रहेंगे, तो फिर मुद्दे कौन उठाएगा? और आगे करने का क्या सोचा है कि आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, मेरा सपना है, मैंने आपको अभी बताया, समृद्ध वर्धा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। यहाँ जो समृद्ध वर्धा का जो एक शब्द जुड़ा है, हाँ। ये मैंने बहुत अध्ययन करने के बाद जोड़ा है। तो मेरा सपना है कि ये मेरा गाँव एक दिन एक समृद्ध वर्धा बने, इसलिए मैं हर जगह समृद्ध वर्धा के ज़िक्र करता हूँ। एक मैंने ग्रुप भी बनाया व्हाट्सएप, जिस पे लगभग 300-400 युवा हमसे जुड़े हैं और वो सब लोग बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके सामने अभी आएँगी और आपने देखा भी है कि उस सब में हमने अच्छा प्रदर्शन किया।
जी भैया। भैया जी एक हमने पोस्ट डाली थी जी। इंस्टा पे, तो उसमें कुछ कमेंट आए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो अपने वर्धा में ये पशु चिकित्सालय है, जिसमें बेचारे बहुत से आवारा पशु ऐसे ही बिना इलाज के घूमते रहते हैं, उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, बिल्कुल यहाँ तक मुझे संज्ञान है कि मैं जब आया था तब पशु चिकित्सालय में सिर्फ़ एक कंप्यूटर साहब थे, सैनी जी। हाँ। और उनका कह सकता हूँ कि व्यवहार ठीक है, क्योंकि मैंने जब-जब फ़ोन लगाया है, वो तब-तब वहाँ उपस्थित हुए हैं। और अभी वर्तमान में एक मैडम भी पदस्थ हैं। और उसके लिए मेरे आने से पहले भी और अभी भी कुछ भाई ऐसे हैं हमारे, जो 8-10 लोग हैं, वो इसी काम में लगे हैं। अच्छा, जहाँ भी गाय उनको घायल मिलती है अच्छा, ना, उसका वो तुरंत इलाज करते हैं और स्वयं के पैसे से करते हैं। अच्छा, कई बार उन्होंने मुझे बताया कि भैया हमने एम्बुलेंस के लिए फ़ोन लगाया था, सरकार तो वादे करती है कि पशु चिकित्सा चलित जो है एक हॉस्पिटल चल रहा है, वो नहीं आ पा रहा है। तो 1-2 बार मैंने भी ट्राई किया, तो उसमें होता ये है कि अंत में वो फ़ोन लगा देते हैं कि आपके यहाँ तो हॉस्पिटल है, अच्छा। तो वो वैन नहीं आएगी। हाँ, तो मैंने कई बार उसमें 181 भी लगाया कि हॉस्पिटल है, पर उसमें डॉक्टर नहीं है, इसलिए वैन आना चाहिए। और कई बार वैन आई है, इलाज हुआ है। और जो भी पशु मिलता है, हमारे भाई लोग हैं, मैं उनका भी दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो अपना सारा काम छोड़ के, कोई कहीं कुछ जहाँ भी है, वो 10-15 मिनट के अंदर में सभी लोग एकत्रित हो जाते हैं। और घायल पशु, गाय, बछड़ा जो जहाँ कहीं नाली में पड़ा है, किसी यहाँ तक कि कीड़े पड़े हैं कई हाँ। जानवरों के यहाँ, और पैर फ्रैक्चर है, अच्छा, उसकी बहुत सेवा करते हैं वो लोग। तो मैं कह सकता हूँ उनसे भी सीखता हूँ, और उनको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में एक हम बहुत ही समृद्ध और एक आत्मनिर्भर गौशाला का निर्माण करेंगे, और उसमें इन सबको पदस्थ करेंगे। ये सब सेवाएँ देंगे, अच्छा। वो निःशुल्क देंगे सेवाएँ, ये इतना मुझे विश्वास है। जी भैया। भैया जी आपने पूर्व विधायक को रोका, आपको डर नहीं लगा कि ऊपर से राजनीतिक दबाव आएगा कि आपको दबाने के लिए? डर नहीं लगा आपको? देखिए, दबाव आया था, पर दबाव मैं कहूँगा मेरे तक नहीं पहुँच पाया। दबाव आया, उन तक आया जो मेरे साथ थे। जैसे 200-300 लड़के हमारे साथ थे, पूरा गाँव लगभग मैं कहूँगा, यदि पूरा गाँव नहीं था तो कुछ वर्ग हमारे साथ सब लोग थे। उन तक आया, बैकग्राउंड में उनके पास फ़ोन भी आए, सारी चीज़ आई कि आप उनके साथ आंदोलन में मत रहो। पर मैं आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि हम पढ़े-लिखे लोग हैं, अपने गाँव के लिए यदि कोई हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, माँग रहे हैं, तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने सबसे पहले बोला था, यदि शासकीय भूमि मेरे खेत में है, मेरे पास उसका यदि अधिग्रहण है, तो एसडीएम कार्यालय को मैंने आदेशित किया था कि सबसे पहले मेरी नप्ती करो। हाँ, डरने की उसमें कोई बात नहीं थी। यदि मेरे पास होती तो मेरी नपती। और मैंने कहा था गौशाला के लिए यदि ज़मीन नहीं है, हाँ, तो मैं देने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं जानकार आदमी हूँ। मैं ये जानता हूँ कि वर्धा में चरनोई भूमि है, शासकीय भूमि है, तो विभाग देगा, और विभाग यदि नहीं देगा तो मैं देने को तैयार हूँ। ये बात थी, और हमने बहुत सी माँगें उनके सामने रखी थी, और कई बार निवेदन किया था। इसलिए जब वो उस पे कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने, तो मजबूरन हमको विरोध करना पड़ा, और उस विरोध में हम सक्सेस रहे कि हमने पूर्व विधायक जी को वर्धा में उनकी विकास यात्रा को गाँव में प्रवेश नहीं करने दिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी एक-एक व्यक्ति, मेरे पीछे खड़े उस हर व्यक्ति को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि जिन्होंने उस समय में मेरा साथ दिया, और हम आज जो कुछ काम करवा पा रहे हैं, ये सब उसी की देन। तो भैया आपने इंदौर से आने के बाद अपने सरपंची का फॉर्म भरा और फिर प्रचार भी किया, और उसके बाद 2-3 दिन बाद आपने फॉर्म वापस भी ले लिया। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि इसी बारे में पूछना आप भैया, आप बताना चाहेंगे? जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा। आपके दर्शक जानकर शायद जो उनके मन में जो चल रहा होगा, इसके बाद वो सुधार करेंगे। देखिए, मेरा मोटिव ये था कि जब हम आंदोलन की प्रक्रिया में थे, हमने बहुत सी माँगें रखी, आवेदन दिए बहुत जगह, कलेक्ट्रेट भी गए, अपना एसडीएम कार्यालय भी गए। जहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो एक युवा वर्ग जो हमारे साथ था, कनेक्ट था, हमने सबने सोचा कि क्यों ना अपन एक जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे, उसमें सेवा करेंगे। हाँ, इसलिए मैंने सरपंची का फॉर्म डाला। और आपने बताया जैसे कि प्रचार, तो लगातार मैंने प्रचार भी किया। और अंतिम लगभग 3 दिन पहले जो यहाँ के पूर्व मुकद्दम रहे हैं, आदरणीय निहाल सिंह जी, जो अभी वर्तमान में नहीं हैं, उनको मैंने समर्थन दिया, चूँकि उनका बहुत अच्छा पहले का कार्यकाल रहा, और वो एक बहुत ही शेरदिल इंसान थे। क्योंकि जो पंचायत
अपने आसपास के क्षेत्र में कहीं भी हो, हाँ। वो उस पंचायत को बहुत ही शालीनता से, सभ्यता से अच्छे से तोड़ देते थे। अच्छा। तो मैं दिल से उनको मानता था। अच्छा, उनकी जगह यदि वर्धा में कोई भी व्यक्ति, मैं कहता हूँ उनके परिवार का भी यदि आता, हाँ। तो शायद मैं नहीं रुकता। लेकिन वो इकलौते एक वर्धा के ऐसे शख्स थे, जिनको मैं आज भी गार्डियंस मानता हूँ, कि उनके पास वो चीज़ थी, किसी को कैसे समझाना है, आपसी समन्वय कैसे बनाना है, पंचायतें कैसे तोड़ना है। तो मैं उनको आदर्श मानता था, इसलिए मैंने एक बार उनके कहने पर जो है रुका। भैया जी, आप वो कह रहे थे कि गौशाला लाएँगे वर्धा के अंदर, अभी तक उसमें कुछ कार्य हो रहा है या नहीं? देखिए, मैं निरंतर उसमें लगा हूँ। मैं कहता हूँ कि जब-जब वर्धा में कोई भी राजनीतिक या पार्टीगत कोई भी कार्यक्रम हुआ या गवर्नमेंट शासकीय जो कार्यक्रम हुआ है, उसमें मेरे द्वारा, चाहे वो सांसद जी हों या वर्तमान विधायक जी हों या फिर एसडीएम कार्यालय हो, कहीं भी मैंने आवेदन लगाए हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि अंतिम चरण पे है, लगभग 15 दिन के अंदर गौशाला के लिए ज़मीन का सीमांकन कर दिया जाएगा। ये आदरणीय एसडीएम साहब द्वारा मुझे आश्वासन दे दिया गया है। तो तब तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं होता है तो उग्र आंदोलन हम लोग इस बार और करें। करें। उसके बाद हमारे पास एक बहुत बड़ा मुद्दा आया। हमारा वर्धा स्कूल है, हाई सेकेंडरी स्कूल, वो संकुल केंद्र था। अच्छा। लेकिन अधिकारियों ने एक षड्यंत्र किया और हमारे संकुल केंद्र को यहाँ से जो है पोर्टल से हटा दिया। माननीय विधायक जी के पास हम गाँव के लगभग 20-25 लोग गए और उनसे बोला कि हमारा बरदा विधानसभा का सबसे बड़ा गाँव है, इसलिए यहाँ से संकुल नहीं जाना चाहिए। यदि यहाँ से संकुल जाता है तो विद्यार्थियों का, आप ये देखिए, यहाँ पे 300, 400, 500 विद्यार्थी हैं और आसपास के गाँव से भी आते हैं। एग्ज़ाम देने के लिए शमशाबाद जाएँगे क्या, पीपलधार जाएँगे क्या? इसलिए ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे पास आए और हमने उसको सॉल्व किए। किसानों की बहुत बड़ी समस्या थी मेरे क्षेत्र में। अपना जो सोसाइटी है, प्राथमिक सोसाइटी, उसके पीछे से जंगल तक जाने का एक रास्ता था। बरसों से पड़ा था। कोई जनप्रतिनिधि, कोई जो है नेतागण बहुत बार आवेदन दिए, पर उसे किसी ने सॉल्व नहीं किया। मैंने माननीय एसडीएम कोर्ट में उसका एक अपील की कि हमको रास्ता चाहिए। हाँ। लगभग 6 महीने वो केस चला और उसकी सीमांकन हुआ। और इस गर्मियों में शायद वो डल जाएगा। अच्छा, और बहुत एक बढ़िया। हाई सेकेंडरी स्कूल के जस्ट पीछे से बरखेड़ा के लिए रोड है, अच्छा। उसका भी मैंने सीमांकन करवाया है, हाँ। वो भी डल जाएगा। इसके बाद जो भी मेरे पास आया है, मैंने प्रयास किया है कि उसका कार्य हो, चाहे वो विधायक जी से हो, एसडीएम साहब से हो, कलेक्टर साहब से हो, जिसका जो काम है। बीपीएल की समस्याएँ थी, बहुत सारी। है ना? तो लगभग मेरे पास जो लोग आए, जो पात्र थे, अपात्र को किसी को मैंने आगे नहीं किया। जो पात्र थे, उनका मैंने बीपीएल बनवाया, वो लोग खुश हैं और 1 भी रुपए उनका खर्च नहीं हुआ। हाँ। 1 भी रुपए उनका खर्च नहीं हुआ, बीपीएल बना। अब लोग कहते हैं कि आप कैसे बनवा रहे हैं? देखिए, ये अधिकारियों को निवेदन करने का तरीका आना चाहिए कि साहब ये बहुत गरीब है, आप उसकी जाँच कर लीजिए। जाँच में यदि अपात्र आते हैं तो अपात्र कर दीजिए, लेकिन पात्र है तो बनवाइए। युवा वर्ग आए, भैया खेल मैदान, तो हाँ। खेल मैदान के लिए भी हमने विधायक जी को बोल रखा है, तो हो सकता है कि उनके कार्यकाल में वो पूर्ण हो जाए। एक और मेरा सवाल था कि आप जब सरपंच बन गए, तो युवाओं के लिए कुछ करना चाहेंगे? जैसे अपने गाँव में युवा बहुत सारे बेरोज़गार हैं, जैसा कुछ काम नहीं है, कुछ करना चाहेंगे आप? देखिए, गाँव के लिए तो मेरा एक शब्द है, समृद्ध वर्धा। हाँ। जिस दिन जनप्रतिनिधि, मैंने ये कहता कि मेरे लिए, मैं तो कहता हूँ जो जनप्रतिनिधि हैं वो अच्छा कार्य करें और आगे आएँ, वो भी अच्छा कार्य करें। मैं बनूँ नहीं बनूँ, ये एक अलग विषय है। पर जनप्रतिनिधि को चाहिए, मेरा एक सपना है कि वर्धा समृद्ध बने। हाँ। समृद्ध वर्धा कैसे बनेगा? चारों रोड पे अच्छे डबल रोड बन जाएँगे, तो चारों रोड पे अच्छे गेट बन जाएँ, गेट बन जाएँगे। है ना? नहर आ जाए, नहर आ जाएगी, सके तुम और सफाई। जी, बिल्कुल, नहर आ जाए तो किसान अपना समृद्ध हो जाएगा, हाँ, तो ऑटोमेटिक वर्धा समृद्ध हो जाएगा। हाँ, उप तहसील आ जाए। हाँ। यहाँ कोई, मेरा तो एक सपना है कि जब पंचायत में कोई बच्ची जन्म ले, हाँ। उसके जन्म पे उसके माँ-बाप के साथ पंचायत में एक पौधा रोपा जाए और उसकी देखरेख की जाए, हाँ। है ना? अब स्कूल में जैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कहीं भी कोई मार्गदर्शन की व्यवस्था नहीं है। हाँ। उनको करियर का मार्गदर्शन की व्यवस्था होना चाहिए कि आगे आप कौन-सा सब्जेक्ट लेंगे, क्या करेंगी? आपने बस 12वीं तक पढ़ाई कर ली,
आपने कोई भी सब्जेक्ट कहीं भी चले गए, या 11th में आपने कौन सा सब्जेक्ट ले लिया, आप डॉक्टर बनना चाहते थे, आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेके बैठे हो, अरे अब आपको पता ही नहीं था कि गुजरात में आ रही हुआ तो मेरा ये है कि जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं, उनको एकदम टाइट रखो। जनप्रतिनिधि हो, सब लोग एक स्कूल हैं, व्यवस्थित समय पे आएँ, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं वो भी आएँ, बैंक कर्मचारी हैं वो भी आएँ, उधर आपका जो हॉस्पिटल है उसमें भी आएँ, है ना? तो सारी चीज़ें मॉनिटरिंग चाहिए, हाँ जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए। अभी मैंने गाँव का भ्रमण किया था ये अपना रामनवमी पे, हाँ रामनवमी पे जगह-जगह जो है विद्युत जो है जाल पुरे हुए हैं। कहीं से एक छोटा-सा रथ भी नहीं निकल पा रहा है। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि गाँव में यहाँ पे डोरी पिटती है, भाई 1 दिन पहले पिटवा दो कि जो जिसकी भी यहाँ से वहाँ तक जो डोरी है, उसको हटा दीजिए। भाई कोई सरपंच हटाएगा? सरपंच ये सोचता है कि नहीं मेरी बुराई हो जाएगी उससे देखिए, इन फिर सब आप जनप्रतिनिधि ना बनें। यदि आप ये चाहते हैं कि मेरी बुराई ना हो, तो जनप्रतिनिधि ना बनें। आपको गाँव के विकास के लिए ये तो करना पड़ेगा, बुराई तो लेना पड़ेगा। अभी मैंने देखा बहुत से लोग होते हैं, अपना मकान बना रहे हैं, थोड़े आगे रास्ते पे रख के बना लिया। हाँ उससे आगे चल के पूरे गाँव को दिक्कत आएगी। वो तो ये आपको भोगना चाहिए। स्वच्छता के लिए आप देख लिए, जहाँ जाओगे वहाँ ज्यादातर गंदगी मिल गंदगी मिली है। तलैया वाले बाबा के यहाँ जाते हैं, हाँ पूरा रास्ता गंदगी से भरा पड़ा है। जबकि वो मंदिर जाने का रास्ता है बिल्कुल मंदिर जाने का रास्ता है। वो मैंने मुद्दा उठाया था। अब देखता हूँ मैं वो कब तक सॉल्व होता है। नहीं होता है तो मेरे पास तो एक ही हथियार है अभी, तो जब तक मैं चुन के नहीं आ जाता तब तक आंदोलन। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गाँव के लोग उसमें साथ देते हैं, हम उसमें बिल्कुल उसको पूर्ण करेंगे। युवा तो ज्यादा साथ देते होंगे आप तो बिल्कुल देते हैं, युवा साथ देते हैं। तो युवाओं के लिए भी मैंने देखिए, युवाओं का एक है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, पढ़ने के बाद ये ना सोचें कि हम घर के काम नहीं करेंगे, खेती नहीं करेंगे। हाँ ज्यादातर हर व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल सकती। मैंने भी एमएससी की है एग्रीकल्चर से, नौकरी मिली, लेकिन मेरे हिसाब की नहीं मिली। मैंने एसवीडीओ का एग्ज़ाम दिया, उसमें फर्जीवाड़ा हो गया, पेपर कैंसल हो गया, तो मेरा मोह भंग हो गया कि अब मुझे नौकरी करना ही नहीं है। आज मैं अपना स्वयं का बिज़नेस लेके बैठा हूँ, बिज़नेस चल रहा है, घर की खेती कर रहा हूँ, जनसेवा भी कर रहा हूँ। तो आप भी छोटा पकड़िए पर पकड़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि हमको तो 20,000 की जॉब चाहिए, जो है आप 2 साल घूमते रहेंगे। यदि आपको 5,000 की जॉब मिल रही है, तो आप जॉब करिए। करिए और मैं आपसे कहना चाहूँगा, इस वर्धा में मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब से मैं आया, कि नशे का बहुत खुला कारोबार है। वो तो ज्यादा ही हो कोई जनप्रतिनिधि उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ आज बहुत हृदय मेरा अंदर से रोता है, मेरी उम्र के लोग, लगभग 20 लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, 20 लोग पागल होने की कगार पे हैं। ड्रग्स, गांजा, इंजेक्शन जो भी वो ले रहे हैं, मुझे ये मतलब नहीं है कि वो क्या ले रहे हैं, हाँ पर 20 लोग यहाँ, उनका परिवार तहस-नहस हो गया, वो पागल घूम रहे हैं। जो युवा में ज्यादा चलन हुआ है नशे वाला कि नशे कर लो बस ये और वो देखिए, जब गाँव में रोज़गार नहीं होंगे, जल्दी शादी हो जाएगी, व्यक्ति पे बोझ आ जाएगा, तो व्यक्ति को लगता है कि मैं इस मानसिक प्रताड़ना से हट के नशे की तरफ चला जाता है वो। हाँ मैं ये नहीं कहता कि चोर यदि चोरी करता है, तो वो दोषी है। हाँ मान रहा हूँ कि वो दोषी है, पर उसके अंदर आप जाएँगे, यदि एक बच्चा चोरी करता है और वो ब्रेड चुराता है, केला चुराता है ठेले से, तो उसके अंदर की भावना को जानिए कि उसने केला क्यों चुराया? हाँ क्योंकि वो उसको खरीदने में असमर्थ था, वो भूखा था। तो जब व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, आज दिखावे का ज़माना है, सबके पास गाड़ी हो, मोबाइल हो, तो युवा उस चीज़ को कि अपने मायने वो चीज़ ना आए, नशे में उतर गया। मैं दोनों हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ मेरे गाँव के युवाओं से कि नशे को बिल्कुल त्याग दीजिए। देखिए, हमारे गाँव में ठेका है, नशे के और भी कई प्रचलन चल रहे हैं। इनके माध्यम से लगभग 20-25 युवा पागल हुए। हर घर में लड़ाई हो रही है, कहीं पिताजी पी के जा रहे हैं, कहीं भाई पी के जा रहा है, कहीं वो माताजी को झगड़ा हो रहा है। आए दिन रिपोर्टें हो रही हैं, परिवार टूट रहे हैं, शादी-विवाह इस संबंध में टूट रहे हैं कि भई हमको तो पता नहीं था कि लड़का दारू पीता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? नशे की वजह से। और जो अत्याचार बढ़ते हैं, चोरी बढ़ती है, छेड़छाड़ के आरोप करते हैं, ये सारी चीज़ होती है, नशे में होती है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग मेरा साथ दें, जनप्रतिनिधि बनाएँ ना बनाएँ, नशे को जड़ से खत्म करने का प्लान मैंने बना रखा है। अभी मैं इसलिए नहीं जाता हूँ कि अधिकारी सुनते नहीं हैं। मैं जाऊँगा, 4 लोग जो कारोबार कर रहे हैं, वो मेरे ऊपर प्रेशराइज़ करेंगे, खैर मैं डरता किसी से भी नहीं हूँ।
मैंने उनको सख्त लिहाजे में बोल देना है, जब तक भाई मैं हूँ तब तक नशे का आप कारोबार नहीं करेंगे। अभी तक आपने जो करा वो अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ यदि मैं करता हूँ तो मेरे घर वाले उसमें इन्वॉल्व नहीं है। जनप्रतिनिधियों को चाहिए वो उसके घर जाए। यदि नितिन करता है, नितिन के घर जाए, उसके भाई को समझाए, उसके पिताजी को समझाए कि भाई आपका बच्चा गलत लाइन में है, वो या मान लो नशे का कारोबार कर रहा है, इससे गाँव का माहौल खराब हो रहा है। तो मैं तो कहता हूँ मेरे पिताजी, मेरे भाई ये बोलेंगे सबसे पहले जेल में डालो। हाँ, क्योंकि व्यक्ति को पता ही नहीं है अपना बच्चा क्या कर रहा है, दिन भर घूम रहा है, शाम को घर जा रहा है, उनको रोटी से मतलब है, रोटी खा ली, बच्चा सो गया। तो ये तो हाँ, आप और हमको जाके बोलना पड़ेगा उनके परिवार को। और जो माता-पिता इसमें बच्चे का सपोर्ट करें, मैं कहता हूँ वो सही मायने में उसके सपोर्टर, उसके उसके प्रेमी है ही नहीं। उसके माँ-बाप कहलाने के लायक ही नहीं है, जो अपने बच्चे को इतने भयंकर गर्त में धकेल रहे हैं। उनको चाहिए कि वो, और होता क्या है, पुलिस प्रशासन जनप्रतिनिधि के हाथ में रहता है। हाँ, रहता है वो तो। यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, उसको 2 दिन के लिए जेल में डलवाइए। अपने गाँव का युवा है, 2 दिन बाद उसको निकाल लाइए, उसको समझ में आ जाएगी। जब 2 दिन वहाँ मच्छर खाएँगे, दाल-रोटी खाएगा, समझ में आ जाएगा, वो तो हो सकता है कि वो उस चीज़ को छोड़ दे। और हम उसको जेल में डालना नहीं चाहते, हम उसमें सुधार चाहते हैं। हाँ, सही है। व्यक्ति को मनोरंजन के लिए खेल मैदान होता अच्छा, व्यक्ति खेल रहा होता, बच्चों के लिए पार्क होता, हाँ, है ना? कपूर्ना नदी है हमारे यहाँ, हाँ, उसमें आप अभी पानी नहीं है। इतने बड़े-बड़े वादे हुए, करोड़ों रुपए उसके विकास के लिए निकले, उसमें पानी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उसको बूढ़े महादेव पंचायत से पीछे-पीछे नहाने योग्य बनाने का प्लान मेरे पास है। मैंने कहा था मुझे जनप्रतिनिधि बनाओ, अरे मैं तो जनप्रतिनिधियों से, सरपंच से, जिला पंचायत सदस्य से, जनपद सदस्य से, विधायक से निवेदन करूँगा कि आप आओ, मैं पढ़ा-लिखा व्यक्ति हूँ, मेरे विचार लो, इसमें छोटा नहीं होता। देखिए मेरा तो एक प्लान है, यदि मैं जनप्रतिनिधि बन के आता हूँ, अगले 2 साल बचे हैं, चुनाव में लड़ूँगा। जनप्रतिनिधि मैं एक सिस्टम बनाऊँगा, जिसमें पंच रहता है वार्ड में, 20 वार्ड है वर्धा में, 1 पंच रहेगा, 1 बुजुर्ग रहेगा, 1 महिला रहेगी, 1 युवा रहेगा। ये 4 लोग मुझे रिपोर्ट करेंगे कि हमें इस वार्ड में ये करना है, हाँ, हम उसके हिसाब से काम करेंगे। हम कोई भी व्यक्ति, वर्धा में एक छोटा बच्चा भी जाके बोलेगा कि भैया ये इसको इस तरीके से करें, तो मैं उसको स्वीकार करूँगा। मैं ये अहंकार नहीं पालूँगा कि मैं तो सरपंच बन गया, या मैं तो जनपद बन गया, या तो मैं तो पंच बन गया, तो मैं क्यों आपकी सुनूँ, मैं अपने हिसाब से करूँगा। नहीं, ये अहंकार है। हाँ, आपको कोई सीख दे रहा है कि ये इस तरीके से नहीं। अब आप देखिए धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पुलिस लाठीचार्ज कर देती है। हाँ, क्या है ये? क्या जनप्रतिनिधि हो आप? अरे जनप्रतिनिधि तो ये होता है कि ये चीज़ होना नहीं चाहिए। व्यवस्थित ढंग से यदि ये चीज़ होती है तो आप मंच पे करवाइए उसको, तो उसमें हुआ-हल्ला होने की कोई सवाल ही नहीं है। और या फिर इतना स्ट्रिक्ट रहिए, जो करवा रहा है, जो उसका आयोजक है, उसको इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उसमें व्यवधान ना डाले। ये कार्यक्रम होते हैं, मैंने देखा है बचपन में, रामनवमी पे मेरे घर लगभग 2-4 गाँव के मेहमान आते थे, लाठीचार्ज हुआ, कोई मेहमान नहीं आएगा, आस-पास के गाँव के लोगों ने आने छोड़ दिया। इससे हमारे गाँव की कहीं न कहीं साख खराब हो रही है। बहुत पीड़ा होती है, पर क्या कर सकते हैं? तो भैया आपने इंदौर से आने के बाद अपने सरपंची का फॉर्म भरा और फिर प्रचार भी किया। उसके बाद 2-3 दिन बाद आपने फॉर्म वापस भी ले लिया। हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि इसी बारे में पूछना आप भैया, आप बताना चाहेंगे? जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा। आपके दर्शक जानकर शायद जो उनके मन में जो चल रहा होगा, इसके बाद वो सुधार करेंगे। देखिए, मेरा मोटिव ये था कि जब हम आंदोलन की प्रक्रिया में थे, हमने बहुत सी माँगें रखी, आवेदन दिए बहुत जगह, कलेक्ट्रेट भी गए, अपना एसडीएम कार्यालय भी गए। जहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई, तो एक युवा वर्ग जो हमारे साथ था, कनेक्ट था, हमने सबने सोचा कि क्यों ना अपन एक जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे, उसमें सेवा करेंगे। हाँ, इसलिए मैंने सरपंच जी का फॉर्म डाला। और आपने बताया जैसे कि प्रचार, तो लगातार मैंने प्रचार भी किया। और अंतिम लगभग 3 दिन पहले जो यहाँ के पूर्व मुकद्दम रहे हैं, आदरणीय निहाल सिंह जी, जो अभी वर्तमान में नहीं हैं, उनको मैंने समर्थन दिया, चूँकि उनका बहुत अच्छा पहले का कार्यकाल रहा और वो एक बहुत ही शेरदिल इंसान थे। क्योंकि जो पंचायत अपने आस-पास के क्षेत्र में कहीं भी हो, हाँ, वो उस पंचायत को बहुत ही शालीनता से, सभ्यता से, अच्छे से तोड़ देते थे। हाँ, तो मैं दिल से उनको मानता था। अच्छा, उनकी जगह यदि वर्धा में कोई भी व्यक्ति, मैं कहता हूँ उनके परिवार का भी यदि आता, हाँ, तो शायद मैं नहीं रुकता।
लेकिन वो इकलौते एक वर्धा के ऐसे शख्स थे, जिनको मैं आज भी गार्डियंस मानता हूँ कि उनके पास वो चीज़ थी, किसी को कैसे समझाना है, आपसी सामन्वय कैसे बनाना है, पंचायत कैसे तोड़ना है। हाँ। तो मैं उनको आदर्श मानता था, इसलिए मैंने एक बार उनके कहने पर जो है रुका। भैया जी, आप वो कह रहे थे कि गौशाला लाएँगे वर्धा के अंदर, अभी तक उसमें कुछ कार्य हो रहा है या नहीं? देखिए, मैं निरंतर उसमें लगा हूँ। मैं कहता हूँ कि जब-जब वर्धा में कोई भी राजनीतिक या पार्टीगत कोई भी कार्यक्रम हुआ है या गवर्नमेंट शासकीय जो कार्यक्रम हुआ है, उसमें मेरे द्वारा चाहे वो सांसद जी हों या वर्तमान विधायक जी हों या फिर एसडीएम कार्यालय हो, कहीं भी मैंने आवेदन लगाए हैं और आपको जानकर खुशी होगी कि अंतिम चरण पे है। लगभग 15 दिन के अंदर गौशाला के लिए ज़मीन का सीमांकन कर दिया जाएगा, ये आदरणीय एसडीएम साहब द्वारा मुझे आश्वासन दे दिया गया है। तो तब तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ और ऐसा नहीं होता है तो उग्र आंदोलन हम लोग इस बार और करें। करे हैं। जी। तो आप भैया जी, आप लोगों आपको कुछ लोग विरोधी मानते होंगे, आप कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? देखिए, मुझे कौन विरोधी मानता है, वैसे तो मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया कोई कि मेरा कोई विरोधी हो, और हो भी तो मैं 2-4 लोगों से विरोध से डरता भी नहीं हूँ। क्योंकि जब आप कुछ करेंगे तो विरोधी होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो उस काम को कर नहीं पा रहे हैं, तो वो एक जलस फ़ील होती है। ऐसे विरोधी हो सकते हैं, बाकी मैंने किसी का पर्सनल किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, जो मुझे विरोधी माने। और यदि कोई विरोधी मानता है, तो वो मेरा बिगाड़ भी कुछ नहीं पाएगा, है ना? और रही बात विरोध की, तो मैं जिन लोगों का विरोध करता हूँ, मैं उनका भी विरोधी नहीं हूँ। मैं उनको अपना विरोधी नहीं मानता, वो मुझे मानते होंगे उनका विरोधी, पर मैं उन्हें विरोधी नहीं मानता। मैं सिर्फ़ विरोध करता हूँ पद का। जैसे सरपंच साहब हैं, मैं सरपंच पद का विरोधी हूँ। जो पद से कोई गलत काम हो रहा है या भ्रष्टाचार हो रहा है, तो मैं उसको उठाता हूँ, अखबार में छपवाता हूँ। अब उसमें उनको लगे कि ये मेरा विरोधी है, तो गलत है। मैं उनके भाई का तो विरोधी नहीं हूँ, जनपद हैं, जनपद कोई गलत काम करते हैं, मैं उन्हें फ़ोन लगाता हूँ, या वो गलत काम करेंगे, तो मैं उनका भी स्टेटमेंट दूँगा और मैं अखबार में छपवाऊँगा कि जनपद ने ये गलत काम किया। इसमें मैं उनका विरोधी नहीं हूँ, उनके भाई हैं, मैं उनका क्यों विरोध नहीं करता? क्योंकि आप जिस पद पे हैं, उसका विरोध होना स्वाभाविक है। भई, सोसाइटी है, उसके प्रबंधक रहे अभी तक, उनका विरोध होता है। तो वो प्रबंधक हैं इसलिए विरोध होता है। जब वो प्रबंधक नहीं रहेंगे, मेरे लिए वो सम्मान्य हैं, पूजनीय हैं, क्यों विरोध करूँगा? आज सरपंच साहब हैं, भई कल वो हो सकता है किसी और बड़े पद पे जाएँ या उनकी जगह कोई दूसरा सरपंच आए, तो यदि वो गलत करेगा, तो मैं उसका विरोधी रहूँगा, क्योंकि मुझे गाँव का विकास चाहिए। मुझे मेरे यहाँ के जो मेरा पूरा गाँव मेरा परिवार है, उसमें जो भी व्यक्ति दुखी है, जिसकी समस्या रहेगी, उसकी सुनवाई नहीं होगी, तो मैं विरोध में रहूँगा। बाकी मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। अच्छा, कुछ लोगों ने एक अभियान छेड़ा अभी कि भई मैं आपका ये काम करवा तो दूँ, पर नितिन इसकी शिकायत कर देगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन हर व्यक्ति पात्र व्यक्ति को बताना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक 2 साल के मेरे इस कार्यकाल में मैंने किसी भी व्यक्ति का विरोध नहीं किया। मैंने ये चाहा है कि मेरे गाँव मेरा परिवार है और परिवार के लोगों को जितना शासकीय योजनाओं का लाभ मिले, मिल जाए। मैं ना किसी का बीपीएल कटवाने वाला हूँ। अभी मैं बीपीएल बनवा रहा था, तो लोगों ने ये निकाला कि भई हम आपका बीपीएल नहीं बनवा सकते, नहीं तो नितिन कटवा देगा। या लोगों को ये भर दिया कि जिन लोगों के फर्जी बीपीएल बने हैं, जो अपात्र हैं, उनको ये बोला गया कि आपका बीपीएल कट जाएगा, क्योंकि नितिन कटवाएगा। नहीं, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ। गाँव में जितने भी लोगों को शासकीय लाभ मिलेगा, मुझे खुशी होगी कि मेरे परिवार, मेरे गाँव के लोग को ये लाभ मिल रहा है, अच्छी बात है, मिल जाए। लेकिन निवेदन ये है कि कोई पात्र व्यक्ति ना छूटे, तब अपात्र व्यक्ति को मिले, और यदि पात्र व्यक्ति छूटा, अपात्र व्यक्ति को मिला, तो मैं विरोध में रहूँगा। अब चाहे उस हितग्राही से मेरा विरोध हो या सरपंच से विरोध हो, सचिव से विरोध हो, मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरूँगा। जी। एक मेरा पर्सनली सवाल था कि आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? ये आपने सवाल अच्छा किया। देखिए, मैं किसी भी पार्टी का समर्थक या विरोधी नहीं हूँ, अच्छा। क्योंकि मैं ना तो किसी पार्टी का सदस्य हूँ हाँ। और ना मैंने कोई पद ले रखा है। अच्छा। इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि मेरा मानना है, मैं यदि किसी पार्टी में जाऊँगा, तो मैं अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाऊँगा। हाँ, सही है। क्योंकि पार्टियों में प्रेशर आता है, भई मैं एक छोटे पद पे कार्यरत रहूँगा, ऊपर से प्रेशर आएगा कि आप आंदोलन नहीं करेंगे, हाँ। आप सिटिंग एमएलए हों या सांसद हों
उनके सामने कोई वक्तव्य नहीं रखेंगे। मैं कहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि किसी भी पार्टी का कार्यक्रम, यहाँ तक कि अभी तो सरकार है, तो बीजेपी की सरकार है, एमएलए हैं, सांसद हैं, जिस भी कार्यक्रम में, जिस भी मंच पे मुझे चढ़ना हो, आज तक मुझे कोई नहीं रोक पाया। मैं जाता हूँ स्वयं के काम से नहीं, गांव के मुद्दे लेके जाता हूँ, गांव की जनता के लिए जाता हूँ, बेहिचक मंच पे जाता हूँ और सुनते हैं लोग। क्योंकि देखो, ये रहता है गांव में, लोग डरते हैं, भाई विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, डर लगता है। हाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हर युवा को, हर उस व्यक्ति को जिसका यदि कोई काम रुका है, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हो रहा है, डायरेक्ट कलेक्टर साहब के पास जाएं, एसडीएम साहब के पास जाएं, विधायक जी के पास जाएं, सांसद जी के पास। ये देखिए, अधिकारी वर्ग है, हम, हमारा टैक्स जा रहा है, उनके पास सैलरी जा रही है, सही है। नेतागढ़ है, उनको हम सुनते हैं, हमने वोट दिया है, तो वो उनसे डरना कैसा। और जब तक आप आपकी बात पहुंचाएंगे नहीं, तब तक उनको भी पता नहीं चलेगा कि जमीनी हकीकत में क्या है और हमारे वादे क्या है। इसलिए मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं करता हूं कि जिससे मैं किसी का भी विरोध भी कर सकूं। और समर्थन की रही बात, जो व्यक्ति हमें सपोर्ट करेगा, जो व्यक्ति, जैसे अभी वर्तमान एमएलए हैं, जब उनको टिकट हुआ, मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा, हमारे 4 रोड की मांग थी, हमारी डबल रोड करना थी, 3 से सांगुल, डंगरवाड़ा से ढाढौन, मंगली भवन की मांग थी, गौशाला की मांग थी। सबसे विषम परिस्थिति है हमारे किसानों की अभी, उसके लगभग आज़ादी से अभी तक हमारे किसानों के पास, मेरे गांव के किसानों के पास, मैं स्वयं किसान हूँ, यहाँ 100% किसान आबादी है। आसपास शमशाबाद विधानसभा क्षेत्र के 38 गांव में आपको आश्चर्य होगा कि अभी तक सिंचाई का पानी नहीं है। अच्छा, ये भी हमने उसमें मेंशन किया था। हमारा बड़दा इतना बड़ा जिले का गांव है, यहाँ अभी तक उप तहसील नहीं है, टप्पा, उसकी मांग रखी हमने। आए दिन यहाँ झगड़े होते हैं, पारिवारिक विवाद होते हैं, राजनीतिक द्वेष भावना चलती है, कार्यक्रम होते हैं, तो उनमें जैसे कोई, मैं कहता हूँ कि पुलिस बल जो आता है बाहर से आता है, वो लोग भी, कर्मचारी अधिकारी वर्ग है, वो भी परेशान होते हैं बेचारे। यहाँ से फोन जाता है, आधी रात में आते हैं। तो मेरी मांग है, इस गांव की मांग है, इस गांव के समृद्ध बड़दा ग्रुप की मांग है कि यहाँ पे एक पुलिस चौकी होना चाहिए, तो वो भी हमने मांगा है। तो माननीय विधायक जी ने आश्वासन दिया था हमको कि हाँ, हम ये सभी मांगे 5 साल में पूर्ण करेंगे। तो मैंने बीजेपी का समर्थन किया था, मैंने प्रचार किया था। और आपके चैनल के माध्यम से बताते हुए मुझे खुशी है कि हमारा एक डबल रोड, जो कि 3 से आई से वर्धा के लिए अभी सैंक्शन है, 9 करोड़ 40 लाख उसकी लागत से, जिसका लगभग 20% काम चालू हो गया है। अभी उसका चौड़ीकरण चल रहा है, इसके बाद उसका डामरीकरण होगा। और मंगलिक भवन का 90% काम आप देखिएगा, ढाढौन रोड पे बन रहा है, कंप्लीट हो चुका है। उसके लिए मैं चैनल के माध्यम से, वर्धा की जनता के माध्यम से, समृद्ध वर्धा ग्रुप के माध्यम से माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उन्होंने जल्द से जल्द हमारी ये मांगे मानी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके कार्यकाल में हमने जितना उनको लिखित आवेदन दिया है, जो मांगे हैं, वो पूर्ण करेंगे। और नहीं करेंगे तो मैं, मेरे युवा वर्ग, आपके इसी चैनल के माध्यम से पुनः आपको इंटरव्यू दूंगा मैं, और बताऊंगा कि मैं सबसे आगे पहले विरोध में खड़ा होऊंगा। क्योंकि मुझे किसी व्यक्ति पर्सनल से द्वेष भावना नहीं है, विरोध नहीं है। पूर्व विधायक थे, वो भी पार्टी के विधायक थे, अच्छे विधायक थे, उन्होंने भी काम किए, है ना। पर उन्होंने जब हमारी बात नहीं मानी, हमने विरोध किया। वर्तमान विधायक हैं, इन्होंने कुछ काम चालू किए हैं, हो रहे हैं, अच्छी बात है, धीमी गति से हो रहे हैं। इसमें भी यदि ज़्यादा समय लगेगा और 4 साल से ज़्यादा का समय निकलेगा, तो मैं विरोध करूंगा, सबसे आगे मैं दिखाई दूंगा। तो आप इसी तरह काम करके सरपंच बनना चाहते हैं? ये देखिए, ऐसा मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मैं सरपंच बनूं। मेरा तो मानना ये है, अपने गांव की, वर्धा ये विदिशा जिले का सबसे बड़ा गांव है, लगभग 1000-1200 यहाँ घर हैं। और मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ ये चीज, एक घर से एक बंदा, युवा मेरे साथ हो जाए, आजीवन कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। चुनाव लड़ना एक चीज होती है, एक अधिकारी को आपको एक प्रेशराइज करना है, एक पॉलिटिशियन है, आपकी बात आप कैसे रखें। देखिए, आम नागरिक जाता है फार्म लेके, कहीं फॉर्म लेके, उसकी सुनवाई नहीं होती है तो देर से होती है ना, उसको उतना लाइटली ले लेते हैं। तो मेरा मानना ये है, अगर मैं जनप्रतिनिधि के रूप में अगर हम जाते हैं, तो उसकी सुनवाई जल्दी होती है। हाँ, होती है ना। तो यदि जनप्रतिनिधि की सुनवाई होती है, तो मेरे साथ, मैं कहता हूँ कि सरपंच बनना मेरी इच्छा नहीं है। हाँ। गांव का हर युवा
यहाँ तक कि 1000 घर की बस्ती है, यदि 500 युवा भी मेरे साथ होगा तो मैं आजीवन कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। और वर्धा के अंदर जो एक सबसे निम्न परिवार चाहेगा कि ये काम होना चाहिए, हाँ। सारे काम होंगे। विधायक हो, कलेक्टर हो, एक फोन में अपन वर्धा से यहाँ से काम करवाएंगे। इतनी शक्ति होती है संगठन में। हाँ, होती है। तो एक संगठन बनाए अपन। हाँ। यदि चुनाव, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं चुनाव में जाऊंगा, और यदि उन्हीं युवाओं ने चाहा कि आपको प्रतिनिधित्व करना है, आपको जाना है, तो बिल्कुल मैं चुनाव लड़ूंगा। इसमें भी ये नहीं है कि मैं बिल्कुल कसम खा के बैठा हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, हाँ। बिल्कुल लड़ सकता हूँ। तो आप लड़ेंगे? आप ये मानिए, युवाओं को मैं जोड़ रहा हूँ, और विकास के कार्य यदि नहीं हुए और मुझे लगा कि मेरी शक्ति कम हो रही है, हाँ। तो मैं रियल में जनप्रतिनिधि के रूप में उभर के आऊंगा और अपने वर्धा को समृद्ध बनाऊंगा। भैया जी, आपके अधिकारी लोग कैसे सुन लेते हैं? कोई भी काम करवाना हो तो आप अधिकारी से बोल देते हैं, तो वो आपका काम करवा देते हैं। जी, देखिए, अधिकारी कर्मचारी सबकी सुनते हैं, हाँ। बस अपनी बात उनके सामने रखना आना चाहिए अपन को। हाँ। व्यक्ति जाता है, अपना फार्म लेके गया, टेबल पे रख दिया, सर इसको कर दीजिए, हाँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप पढ़े लिखे, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं यदि कोई आवेदन लेके जाता हूँ, हाँ। अधिकारी के पास पहुँचता हूँ, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि नटेरन ब्लॉक शमशाबाद तहसील में मैं जिस काम के लिए भी गया हूँ, अभी तक खाली हाथ नहीं लौटा हूँ। हाँ। क्योंकि मैं जाता हूँ, अच्छा। लिखित में आवेदन लेके जाता हूँ, हाँ। रिसीविंग लेता हूँ। हाँ। तो रिसीविंग जब आपने ली है, तो उसमें ये निश्चित हो जाता है कि आपने उस काम के लिए वहाँ अपील की अच्छा। है ना? आप गए, आपने मौखिक बोल दिया, ये आवेदन दे के आ गए, ज़्यादा रख लिया। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, जाके दे दीजिए, हाँ, उसके बाद कोई वो रख लेते हैं अधिकारी लोग, रख लिया, और उसमें सुनवाई हो रही है, नहीं हो रही है, आपको कुछ पता नहीं है। हाँ। जब आपके पास आवेदन की रिसीविंग होगी, तो आप 8 दिन बाद जाएँगे, सर मेरे इसका क्या हुआ? हाँ। मैंने ये आवेदन दिया था, इसका क्या हुआ? तो मैं पीछे पड़ जाता हूँ, और कहते हुए मुझे संकोच है थोड़ा-सा कि अभी वर्तमान में शमशाबाद अपना तहसील और नटेरन ब्लॉक के अधिकारी मुझसे परेशान रहते हैं। परेशानी का कारण ये है, मैं मेरे पर्सनल काम के लिए परेशान नहीं करता हूँ। बस ये, मैं लगातार मैसेज छोड़ता रहता हूँ, कॉल करता रहता हूँ, चाहे वो एसडीएम साहब हों, तहसीलदार साहब हों, पटवारी साहब हों, हाँ। सीओ साहब हों, सभी को जो है मैं कॉल भी करता हूँ, मैसेज भी करता हूँ, जनहितैषी कार्यों के लिए करता हूँ, गाँव के विकास के लिए करता हूँ, और वो लोग मुझे सपोर्ट भी करते हैं। वो उन कामों को कार्य करने की या तो कर देते हैं, या उसका मार्गदर्शन कर देते हैं कि ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा। तो मैं उस राह पे चल के उस काम के लिए करता हूँ। मेरा एक और सवाल है कि आपने अभी तक क्या-क्या करवा दिया है और क्या करने का सपना है अभी तक? देखिए, करवाने की बात यदि मैं कहूँ, तो ये एक बड़प्पन वाली बात हो गई कि मैं मेरे स्वयं के मुँह से कह रहा हूँ कि मैंने क्या-क्या करवा दिया। मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन हमने जो किया है वो मैं गिना सकता हूँ। हाँ। हमने का मतलब, हमारा समृद्ध वर्धा एक ग्रुप है, जिसमें 200-300 लोग जुड़े हैं। अच्छा। और गाँव के जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, युवा साथी हैं, हम सब ने मिलके इस वर्धा को समृद्ध बनाने का ठाना है। और उसमें अभी तक हमने सबसे पहले गौशाला के लिए आंदोलन किया, पूर्व विधायक जी का विरोध किया, डबल रोड चारों मांगे, उप तहसील, अपना पुलिस चौकी, इसकी मांग रखी, और ये काम हो रहे हैं। अपना किसानों की बहुत बड़ी समस्या थी। पिछली साल मेरे पास किसान आए कि भैया सरसों बहुत हुई है इस बार अपने पास, और यहाँ केंद्र नहीं आया। हाँ। मैंने तुरंत कलेक्टर साहब से मिला, और मैं कहता हूँ आपको कि लगभग 3 दिन उसमें लगे थे प्रक्रिया में। एसडीएम साहब के सार्थक सहयोग से 3 दिन में हमारा केंद्र यहाँ सरसों का आया, और उस पे तुलाई हुई। किसानों की समस्या थी कि भैया इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तुलाई नहीं हो रही। हाँ। तो ज़िक्र करूँगा मैं, एक भारतीय किसान संघ से युवा नेता हैं, राहुल राज जी। अच्छा। मैंने उनको फ़ोन किया, वो आए, हमने वहाँ यथास्थिति जानी, और तुरंत उन्होंने स्वयं ने जो है उसका कनेक्शन करके, और जो है इलेक्ट्रॉनिक कांटा जिस पे ट्रैक्टर ट्राली सेम चल जाता है और उसका वजन हो जाता है, वो कांटा चालू करवाया। सोयाबीन में दिक्कत आई, हाँ। भैया मॉइस्चर दिखा रहे हैं, सड़ा हुआ सोयाबीन बोल रहे हैं। सोसाइटी पे मैं गया, मैंने देखा, सच में कुछ सर्वेयर थे जो किसानों से पैसा ले रहे थे। अच्छा। मैंने उसका विरोध किया, हाँ। और 2 जो है सर्वेयर को सस्पेंड करवाया। जो सर्वेयर वहाँ से छोड़ के चले गए 2। इसके बाद
सतत वहाँ चला काम, सबकी तुलाई हुई, तौल कांटे कम थे, उस पे भी मैंने विचार किया, तो उस पे भी हमने समिति से निवेदन किया। देखिए मेरा एक मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ, हाँ, है निवेदन ना? निवेदन किया कि ऐसा होना चाहिए, उन्होंने उसको माना और निवेदन नहीं मानेंगे तो मैं आंदोलन पे उतर जाऊँगा। ये मेरी प्रवृत्ति है, ये सब लोग जानते हैं, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, लोग मान लेते हैं। अभी वर्तमान की मैं बात करूँ, गेहूँ तुलाई हो रही है, बारदाने की बहुत समस्या आई। अच्छा, किसान को जानकारी नहीं है, बारदाने की समस्या क्यों आई? हाँ, सर एक नियम है सरकार का, पोर्टल चलता है पूरा। अच्छा, अगर उन्होंने वहाँ से 1000 बोरी आपको भेजी हैं, अच्छा, तो 1000 बोरी माल आपको खरीद के सरकार को जमा करना पड़ेगा, यानी उसका उठाव करना पड़ेगा कि हाँ, हमने ये वेयरहाउस में रख लिया। हाँ, अब इतना स्लॉट बुक होना चाहिए, इतने किसानों का माल तुलना चाहिए, तब आपको बाकी की जो आना है बारदाना उसके बाद आएगा। आएगा वो तो। अब यहाँ हमारी समिति में क्या हुआ इस बार, अच्छा, समस्या आई बारदाने की, मैं गया, मैंने देखा, तो उसकी जड़ तक जब मैं गया, तो किसान भाइयों मैं आपको भी जागरूक करना चाहूँगा कि उसमें ये था कि जैसे मैं हूँ, मैं 500 कुंटल ले गया, कोई 300 कुंटल ले गया, कोई 100 कुंटल ले गया, हाँ, उन्होंने उसका ना तो स्लॉट बुक है, नहीं, समिति पे प्रेशराइज़ किया या उनके आपसी संबंध है, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, उनकी तुलाई हो गई, बारदाना भर गया। अब जब स्लाइड बुक नहीं है, बारदाना भर गया, तो वो पोर्टल पे नहीं चढ़ेगा और जब तक बारदाना पोर्टल पर नहीं चढ़ेगा, दूसरा बारदाना नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि गवर्नमेंट देख रही है कि आपने 1000 बोरी ली थी, 300 बोरा आपने अनाज खरीदा है अभी, भई तो उसमें 600 बोरी पूर्ति हुई, 400 बोरी आपके पास स्टॉक में है, पर समिति के पास स्टॉक में है नहीं। नहीं, नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने उसको जो अपने मिलने वाले हैं, उनका माल तौल के रख लिया, अब वो पोर्टल पे चढ़ा नहीं। इससे जो बेचारे मेरे गरीब किसान हैं, जो जिनका स्वयं का ट्रैक्टर नहीं है, वो भाड़े से ट्रैक्टर लेके जाते हैं, 3-3 4 दिन वहाँ लाइन लगी है। अब अभी देखिए, अभी समस्या आ रही है कि वहाँ से बारदाना तो आ गया जैसे हाँ, तैसे, तो माल उठ नहीं पा रहा है, हाँ, वेयरहाउस फुल हो गया है, सेकंड वेयरहाउस है वो कैंसल पड़ा है। अब माल उठ नहीं पा रहा है, तो खरीदी हो नहीं पा रही। अब शादियों का सीज़न है, किसान अपने औने-पौने दाम पे फसल मंडी में ले जा रहा है और बिक्री कर रहा है। ये मेरे अंदर पीड़ा रहती है। जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए, इन मुद्दों को देखना चाहिए और किसान की समस्या को हल करना चाहिए, क्योंकि किसान इतना जागरूक नहीं है और ना वो किसी से बुराई लेना चाहेगा। वो समिति प्रबंधक को नहीं बोलेगा कि भई मुझे बारदाना चाहिए। पर मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से किसानों को अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर आपने सिलाई बुक है, तो आपका अधिकार है, हक है कि आप उस डेट में तुलवाइए और बोलिए कि मुझे बारदाना चाहिए। जी।